हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज यहाँ हम 27 अक्टूबर का द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं और ये 11 आर्टिकल्स मेजरली हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो जो फर्स्ट आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये पीगासस स्पाईवेयर पे केस पे है। तो ये बेसिकली एक स्पाइंग मालवेयर है। ये करंटली पाया गया था कि बहुत सारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ऑपोजिशन लीडर्स, ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के फ़ोन में ये पाया गया था। देखिए, ये इजराइल की NSO ग्रुप एक कंपनी है, उसने डेवलप किया है। इस कंपनी के अनुसार ये सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट्स को ये स्पाईवेयर देती है ताकि जो नेशनल गवर्नमेंट्स है वो टेररिस्ट या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को डील करने के लिए स्पाईवेयर को यूज कर पाए। बट देखिए, जब ऐसे कॉमन सिटीजनरी के मोबाइल्स में ये स्पाईवेयर, ये बहुत ही मिलिट्री लेवल ग्रेड का ये स्पाईवेयर है। आप देखिए कि ये आपकी कॉल्स रीड कर सकता है, आपके मैसेजेस रीड कर सकता है, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, सब कुछ ये आपके मोबाइल में, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, सब चीज़ों को ट्रैक कर सकता है। तो ये आपकी प्रिवेसी का बहुत जो है हार्म करता है, आपकी प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी का। आपकी जो है, आप अगर गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये उस तरीके से भी ओपोजिशन को कल करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, खत्म करने के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है। इसीलिए इसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है कोर्ट में केस फाइल किया गया है कि ऐसे पीगासस नाम के स्पाईवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये जानबूझ के किया है या किस तरीके से ये स्पाईवेयर जो है इन लोगों के मोबाइल फोन में पाया गया है। तो ये इस केस के बारे में बेसिक्स है। आप जैसे जैसे अब हम पढ़ते जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसके बाद ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन है तो उसमें भी काम आएगा। तो ये मुल्ला पेरियार डैम है जो पेरियार रिवर पे है। तो ये लोकेटेड, इस डैम की कंट्रोवर्सी ये है कि ये लोकेटेड केरला में है। ये देखिए, ये बाउंड्री, आप केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री देख पा रहे हैं। तो ये लोकेटेड केरला में है बट इसको मैनेज तमिलनाडु करता है। तो देखिए, अब तमिलनाडु जैसे भी इसको मैनेज करेगा, अगर वो पुअरली मैनेज करता है तो कॉन्सिक्वेंसेस केरला को देखने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स। ठीक है, इसी वजह से दोनों स्टेट्स के बीच में कंटेंशन या इशू रहता है कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसमें वाटर लेवल कितना रखना है। तो करंटली वही कंट्रोवर्सी चल रही है। इट इज लोकेटेड इन केरला बट मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। ठीक है, अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स, ये पुराने टाइम से, ब्रिटिश के टाइम, उससे भी पहले के टाइम से ऐसे ही अरेंजमेंट ये चल रहा है। इस वजह से अभी भी ये कंटिन्यू कर रहा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो इस वजह से जो देखिए, केरला तो ऑलरेडी फ्लड प्रोन कंट्री, स्टेट है, हमें पता ही है। मॉनसून बहुत हैवी आ जाते हैं तो यहाँ फ्लड्स आने की संभावना बहुत रहती है। इस वजह से इनको कंसर्न रहता है कि मुल्ला पेरियार को जो है मैनेज कैसे किया जा रहा है। तो फिर अब वे फॉरवर्ड यही है कि एक तो दोनों स्टेट्स जो हैं वो अच्छे से कोऑपरेट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मीडिएट करे, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट हमें पब्लिक का इंश्योर करना है। एक तो वाटर नीड्स भी मीट हो दोनों स्टेट्स की, और दूसरा फ्लड की वजह से डिस्ट्रक्शन या डिजास्टर्स भी नहीं आने चाहिए। इसीलिए हमें डैम सेफ्टी पे फोकस करना चाहिए। जो भी उस पर रिमेनिंग वर्क्स है उसको जल्दी से कंप्लीट करना चाहिए, डैम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, डीसिल्टिंग वगैरह डैम की करनी चाहिए ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़े। उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें साइंटिफिक लगाने चाहिए कि हम उसकी सेफ्टी और हेल्थ की, डैम की हेल्थ और सेफ्टी को इजीली जो है मॉनिटर कर सके, टाइमली मॉनिटर कर सके। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टूल्स हमें यूज करने हैं, और उसके बाद हमें रैशनल डिसीजन लेने हैं। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म पे बेस्ड डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको स्टोरेज लेवल जो है रैशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना है। इसलिए नहीं कि तमिलनाडु कहे कि हमारी वाटर नीड्स नहीं मीट हो रही, हम ज्यादा वाटर रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स को भी बैलेंस करके चलना है। तो दैट वाज ऑल। ये आप यूज कर लेना अपने GS2 इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के टॉपिक में। अब इसमें ये एडिटोरियल था सूडान के कू जो हुई है सूडान में। ये आपके लिए वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल आपको मैं बता देती हूँ। पहले तो आप सूडान की लोकेशन देख लीजिए, ये अफ्रीका में लोकेटेड है। जब जब कोई नई प्लेस आप देखते हैं न्यूज में तो उसे अच्छे से मैप में देख लीजिए, उसके आसपास की सारी चीजें देख लीजिए। ये अटलांटिक ओशियन, ये मेडिटेरियन सी, ये रेड सी,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रही है, ये सब आप देख लीजिए। आपकी मैप की नॉलेज और मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये लेक विक्टोरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, इसके बारे में भी जाके पढ़िए, कौन कौन सी कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं। इस पे क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, दोबारा भी आ सकता है। तो इसमें इस आर्टिकल में आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सूडान जो है ऑलरेडी एक डिक्टेटर वाली कंट्री थी, डिक्टेटरशिप यहाँ चल रही थी इतने सालों से। 2019 में एक मूवमेंट के, रेवोल्यूशन के अंडर जो है डिक्टेटरशिप हटा दी गई और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया था। ये डेमोक्रेसी सॉवरेनिटी काउंसिल जो है वो एक्ट करती थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ये काउंसिल थी, ये सूडान के लिए वर्क कर रही थी। अलॉन्ग विद सूडान की मिलिट्री ने भी कुछ पावर्स रखी हुई थी। तो अब सूडान की मिलिट्री ने क्या किया है, इस सॉवरेनिटी काउंसिल को हटा ही दिया है बिल्कुल, और खुद पावर जो है अपने हाथों में ले ली है। तो ये ट्रेंड सही नहीं है। आप इंडिया अफ्रीका के जब रिलेशंस लिखते हैं ना, तो उसके इश्यूज में आप अफ्रीका में ये सारी कंट्री, अफ्रीकन मोस्ट कंट्रीज में ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है। आप देखेंगे कि ऐसे ही इनके तख्ता पलट जो होते रहते हैं। तो ये आप इंडिया अफ्रीका के इश्यूज में भी मेंशन कर सकते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारे रिलेशंस जो हैं वो आगे ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एग्जांपल सूडान की कू की इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिख के रख सकते हैं। उसके बाद ये वैक्सीनेशन पे सोनिया गांधी जी का आर्टिकल आया है, तो आप समझ ही सकते हैं ये क्रिटिक ही होगा गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इसने 100 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। तो उसका क्रिटिक ही है कि आपने वैक्सीन जो है शॉर्टेज हो गई थी बीच में, हमारी सप्लाई ऑक्सीजन आप देख रहे थे कि मिल नहीं रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लॉकडाउन अचानक से लगा दिया, माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ऐसे ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जो हमारे फेलियर्स है इनको ध्यान में रखना है ताकि आप अच्छे से इवेलुएट कर सके अगर कभी आपको गवर्नमेंट की कोविड हैंडलिंग की केस स्टडी या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये नेगेटिव पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं उसमें। उसके बाद नेट जीरो क्रिटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं कि हर 1-2 दिन छोड़ के इस पे एक आर्टिकल आता है। तो मैं 23rd को और 25th को इसकी डिटेल्ड डिस्कशन कर चुकी हूँ, आप वो दोनों भी जाके देखिए, मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे सेम ही पॉइंट दोबारा कहे जा रहे हैं दोबारा से विद डिफरेंट डाटा। तो हम थोड़ा बहुत ये डाटा और बेसिक्स देख लेते हैं। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा था कि इंडिया को नेट जीरो साइन नहीं करना चाहिए। उसका रीजन यही है कि इंडिया की एमिशंस जो है वो बहुत कम है। ये देखिए इन्होंने डाटा, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जैसे कि यूएस, ईयू, उसकी एमिशंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे उसी का डाटा दिया गया है कि less than 1/5 of the world has been responsible for 3/5 of all the past cumulative emissions। पास्ट में जितनी भी emissions हुई हैं 3/5 उसमें से जो emissions हैं वो 1/5 of the world, यानी कि इनकी पॉपुलेशन ने, मेजॉरिटी ने emissions मेजॉरिटी की हैं। देखिए यूएस, ईयू ने मिला के ही 45% एमिशंस जो है इन 2 जगहों ने ही मिलके की है। तो इनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि अब ये क्लाइमेट को चेंज को रोकने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। तो इस आर्टिकल में वही कहा गया कि देखिए इंडिया की एमिशन सिर्फ 4.37% रही हैं। आप इनकी देख लीजिए, इन दोनों की मिला के 45% है, हमारी सिर्फ 4.37% है। अगर आप पर कैपिटा एमिशंस भी देख लिए तो इंडिया की 1/8 है यूएस के कंपैरेटिवली, और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड एवरेज आप देखें तो उससे 50% लेस है। कल परसों जो 23rd को आर्टिकल आया था उसमें लिखा था 1/3 से भी कम है। तो आप उसको डाटा को लिख सकते हैं कि 33% से भी ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा हमारी इमिशंस की कम है। तो ये सारा आप आर्टिकल का ये डाटा लिख के रखिए अपने पॉइंट्स को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को वेट देने के लिए। तो वो यही कहा गया है इस आर्टिकल में कि इंडिया को आगे चल के इन डेवलप्ड कंट्रीज से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट मांगना चाहिए, ताकि इंडिया जो है ग्रीन वे में डेवलप हो सके। तो देखिए इन्होंने यही बताया गया कि इंडिया को भी फॉसिल फ्यूल्स की बहुत जरूरत है, इंडिया को पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है, हंगर, न्यूट्रिशन जो है इरेडिकेट करना है, हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत जरूरत है अभी ग्रो करने की, उन्हें मॉडर्नाइज करने की। तो ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये सब चलता किस पे है? फॉसिल फ्यूल्स पे, दैट मीन्स कोल, ऑयल और गैस वगैरह। तो इंडिया की डेवलपमेंट तो बिना फॉसिल फ्यूल्स के हो ही नहीं सकती। इंडिया क्या, और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सबको फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड नेशंस की है कि एक तो वो अपनी एमिशंस कम करें
फॉसिल फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंस कम करें और फिर इन कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी और फाइनेंसेस दें ताकि ये अपनी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम कर सकें और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा सकें इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो हमारी एग्रीकल्चर को भी देखिए एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है, तो यही लिखा हुआ है। तो आपको हमें मेंस में ये पूछा जा सकता है कि नेट जीरो इंडिया कमिट करना चाहिए कि नहीं, इवैल्यूएट कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डाटा और ये पॉइंट्स आप अपने पास लिख के रखिए कि इंडिया क्यों नहीं नेट जीरो कमिट अभी कर सकता। ये हमारी डेवलपमेंटल नीड्स हैं और ये हमारे आगे चल के वे फॉरवर्ड होना चाहिए, हमें डेवलप्ड वर्ल्ड से ये मांगना चाहिए मिलके विद अफ्रीकन कंट्रीज। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। आप देखिए आयुष्मान भारत तो पहले ही लॉन्च हुआ था, अब ये रिसेंटली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी लॉन्च हुआ है। इसका एम यही है कि इंडिया की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है जो कि बहुत वीक है हमारे। देखिए इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, इतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं, एम्बुलेंसेज नहीं है, लैब्स नहीं होती। तो फिर ये अब इसीलिए स्पेसिफिक ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इस पे देखिए 64,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया जाएगा 5 सालों में, अगले आने वाले 5 सालों में। इसमें पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, उसके बाद लैब्स वगैरह एस्टैब्लिश की जाएंगी जहाँ पे आपकी ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती है। तो सर्विलेंस के लिए भी अरेंजमेंट्स की जाएंगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये आर्टिकल, ये जो मिशन है इस पे शॉर्ट नोट अपना बना के रखिए, गूगल पे जाइए और इसकी मेन प्रोविजंस जो है उसको लिख के रखिए, 5 या 8 ऐसी प्रोविजंस लिख के रखिए ताकि इस पे अगर कोई नोट आए या इवैल्यूएशन आए आप लिख सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये आराम से पूछा जा सकता है GS2 में, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के सेक्शन में, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो उसमें वो काम आएगा। उसके बाद ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे डाटा आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपके ऐसे और GS2 के सोसाइटी सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें चाइल्ड रिलेटेड, IMR रिलेटेड क्वेश्चन, डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं। तो IMR होता क्या है? डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, जितने अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से कितने मर जाते हैं अब बिफोर 1 ईयर, मतलब जब उनकी एज 1 साल भी नहीं हुई होती, तो उसको IMR कहते हैं। तो ओवरऑल सब स्टेट्स में ये इम्प्रूव हुआ है, ये आप पॉजिटिव डाटा यूज कर सकते हैं। 2014 से 2019 तक ओवरऑल सब स्टेट्स ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है IMR के टारगेट्स में। तो उसके बाद ये आप इंटर स्टेट डिस्पैरिटी देखिए इसकी अचीवमेंट्स में, केरला, दिल्ली वगैरह ने तो बहुत अच्छी IMR अचीव कर ली है अभी तक, जो कि US या चाइना से कंपेरेबल है। देखिए वो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर हमारी कुछ स्टेट्स ऐसा कर पाती हैं तो मतलब ये एक अचीवमेंट है। वैसे ही हमारी कुछ स्टेट्स लाइक UP और MP ये बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रही हैं। अफ्रीकन कंट्रीज लाइक सूडान या अफगानिस्तान जैसी पुअर और इनस्टेबल कंट्रीज के कंपैरिजन है इसकी परफॉर्मेंस, तो हमें यहाँ फोकस करना है। इसीलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि जहां जहां हमारी कंट्री में वीकनेसेस है, जो ये इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटीज है, रीजनल डिस्पैरिटीज जो हैं, उनको कम्बैट किया जा सके। तो आप ये डाटा वहां भी यूज कर सकते हैं, इसको बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। आप लिख के रखिए, आपको अपने आप यूज समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ते रहेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये सैयद अकबरुद्दीन साहब है, हमारे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं UN में, इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। अभी तो इन्होंने बुक लॉन्च की है, ये उसके बारे में था और इनका बेसिक इंटरव्यू आया था जिसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट एंड काउंट ऑन दी नॉट सो बिग पावर्स। तो ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने, इनका बेसिकली मतलब यही है। तो फर्स्ट तो कि नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट का यही मतलब है कि इंडिया को किसी भी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, चाहे वो बड़ी कंट्री लाइक US हो। इंडिया अपने इंटरेस्ट को मैनेज अगर करना चाहता है अच्छे से तो एक कंट्री के साथ अलायंस में नहीं जा सकता। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के पॉइंट को रीआइटरेट कर रहे हैं, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी बहुत बार कह चुके हैं कि हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारा गोल है, हम किसी भी कंट्री के साथ अलायंस में नहीं आना चाहते। ये वही कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी एक, क्योंकि देखिए बहुत लोग रिकमेंड करते रहते हैं कि इंडिया को US के साथ अलाइन होना चाहिए और अपनी एंगेजमेंट और भी बढ़ा देनी चाहिए, तो पर इंडिया कहता है कि इंडिया स्ट्रैटेजिकली ऑटोनोमस रहेगा, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर कंट्री के साथ एंगेज करेगा, किसी के ऑपोजिट ऐसे
नहीं पोजीशन करेगा आपको। तो ये इसमें भी यही कहा जा रहा है कि एक कंट्री पे आप डिपेंड नहीं हो सकते अपने इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद काउंट ऑन नोट्स ऑफ बिग पावर्स। देखिए यूएन में आप देखिए एक बड़ी पावर्स भी हैं, छोटी पावर्स भी हैं। तो छोटी पावर्स मतलब कि जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज होगी, 54 वोट्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज के पास यूएन में। तो ये यही कह रहे हैं कि हमें इन नॉट सो बिग कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, उनके पास तो वीटो पावर है, जैसे यूएस, चाइना, रशिया के पास, फ्रांस के पास, तो वो इम्पॉर्टेंट है, पर हमें इन छोटी कंट्रीज पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो यूएन के ओवरऑल डिसीजंस होते हैं इनकी वोटिंग उसमें काउंट होती है। अगर इनके साथ हम अच्छे से रिलेशंस मेंटेन कर पाते हैं तो हमारे इंटरेस्ट भी इंश्योर होंगे, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी वोट शेयर है। और इंडिया इसीलिए ही अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे एंगेजमेंट रखना चाहता है, क्योंकि ये भी एक रेलिवेंट पॉइंट है। तो आप इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया अफ्रीका में इतना इंटरेस्टेड क्यों रहता है। वन रीजन ये भी है कि इंटरनेशनल बॉडीज में अफ्रीका के पास बहुत बड़ा वोट शेयर है। तो ये इस आर्टिकल के बारे में था। उसके बाद ये एक आर्टिकल आया है कि डिसेबल्ड फ्रेंडली एयरपोर्ट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट नॉर्म्स दिए हैं। ये अच्छा मूव है। आप इसे देखिए अपने डिसेबिलिटी के एसेस में यूज कर सकते हैं, सोसाइटी के सेक्शन में, जैसे मैंने बताया GS2 में आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप इसका नोट बना के रखिए कि गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए एफर्ट्स कर रही है। ये हमारा राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल्स 2017 में ये हमारी लीगल ऑब्लिगेशन भी है। ऐसी एक्ट भी आ चुकी है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट भी है, उसमें भी हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है कि डिसेबल्ड लोगों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो ये उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। तो पैसेंजर लिफ्ट्स वगैरह बनाई जाएंगी, रिजर्व्ड पार्किंग होगी डिसेबल्ड लोगों के लिए, आइल चेयर्स होंगी फ्लाइट्स पे। तो ये सब आपको लिख के रखना है डिसेबल्ड के टॉपिक में कि गवर्नमेंट मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं। फाइनली ये एक था कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तालिबान से मिले हैं। आपको पता ही है कि तालिबान के साथ सारी कंट्रीज इसीलिए एंगेज हो रही हैं ताकि उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो अफगानिस्तान के मिनरल रिजर्व से रिलेटेड है वो सब इंश्योर हो सकें। तो उसी डायरेक्शन में चाइना ने ये एड अनाउंस किया है 2000 मिलियन युआन की, या 30 मिलियन डॉलर की, डॉलर्स में आप याद रखिए, 30 मिलियन डॉलर की, जिसमें ये ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे, विंटर सप्लाईज देंगे, वैक्सीन देंगे, 3 मिलियन वैक्सीन देंगे। तो ये सब करेंगे। ये आप इंडिया अफगानिस्तान की इक्वेशन में लिख के रख सकते हैं कि चाइना कैसे अपना एंगेजमेंट तालिबान के साथ, वो भी बायलैटरल एंगेजमेंट इसकी कितनी स्ट्रांग है, जबकि इंडिया की बायलैटरल एंगेजमेंट तालिबान के साथ बहुत वीक है। तो आप इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में और ये पॉइंट लिख के रख सकते हैं। So that was all for this discussion. Hope it helps. Please like and subscribe my channel for more such videos, and thank you for watching.